अस्सलाम वालेकुम। इन द लास्ट सेक्शन वी डिस्कस्ड अबाउट द एंट्रोक्वेनल पॉलिप और हमने वो देखा था कि मेस्ट्रॉइड एंड्रम से वो स्टार्ट हो रहा था और वहाँ से ये जो है पोस्टीरियर कोयना में जा रहा था और वहाँ से वो गले में आ रहा था। ठीक है, तो इसके हमने डिफरेंट पार्ट्स भी डिस्कस किए थे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बायलेटरल एथमोइडल पॉलिपाई। एथमोइडल पॉलिपाई मतलब अब जो हम डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ द एथमोइड साइनस के रिलेटेड जो हमारे पॉलिप्स होते हैं। ठीक है, अब देखें एंट्रोक्वेनल पॉलिप था, जो पॉलीपॉय वर्ड है ना इट्स द प्लूरल। ठीक है, पॉलीपॉय जो है ये हम ज़्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमारा जो पॉलिप होता है वो सिंगल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एंट्रोक्वेनल पॉलिप से आपको समझ आ रहा था कि वो सिंगल था और यहाँ पे इन्होंने दो तरह से आपको बताने की कोशिश किया, बायलेटरल एथमोइडल पॉलीपॉय कि पॉलीपॉय हैं ज़्यादा हैं, बायलेटरल है मतलब दोनों साइड्स पे। तो इसके नाम से ही आपको शो हो रहा है कि एथमोइड के अंदर क्या है। ठीक है, बायलेटरल एथमोइडल पॉलीपॉय। ठीक है, मीन्स के एथमोइड के अंदर बायलेटरल मतलब दोनों साइड्स के जो हैं मल्टीपल पॉलिप्स हैं। पॉलिप्स 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 दोनों साइड पे। ठीक है, बायलेटरल है, मल्टीपल है, याद रखना है। अब मैक्सिलरी से कैसे डिफरेंशिएट किया हमने, एक तो हमने वैसे ही डिफरेंस देख लिया, जो हमारे इंट्रोकोइनल थे वो सिंगल थे और यूनिलेटरल थे। ये क्या है, बायलेटरल है, मल्टीपल है। ठीक है, तो ये आपने डिफरेंस देखा, ही आपको समझ आ गया। अब देखें इस पिक्चर में, देखें ज़रा, ये क्या है, मैक्सिलरी साइनस पॉलिप है। ठीक है, और ये क्या है ऊपर, लैटरल वॉल ऑफ नोज़ का अगर आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए प्रॉपर्ली, बहुत अच्छा आना चाहिए। लैटरल वॉल ऑफ नोज़ में कौन कौन से साइनसेस की ओपनिंग होती है, कहाँ पे होती है। ठीक है, तो ये एथमोइडल साइनस पॉलिप्स देखें, ये आपको 3 नज़र आ रहे हैं, 1 2 3, और मैक्सिलरी साइनस का एक ही नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारे जो एथमोइडल पॉलिप्स होते हैं वो मल्टीपल होते हैं और मैक्सिलरी जो होता है वो यूजुअली जो है वो यूनिलेटरल होता है। ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मोस्टली ये यूनिलेटरल होते हैं और सिंगल होते हैं। ठीक है, और ये हमारे जो एथमोइडल होते हैं देखें आपको 3 नज़र आ रहे हैं और बायलेटरल होते हैं मतलब दोनों नाक पे होते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास इस पिक्चर में भी दिखाया हुआ है एंट्रोकोइनल पॉलिप एक ही है, इस तरह से निकल के पीछे गले में जा रहा है, और ये देखें 3 है हमारे पास, मल्टीपल है। इनको मिडल मेटल पॉलिप्स भी कहते हैं बिकॉज ये मिडल मेटल्स निकलते हैं। ठीक है, ये देखें इस तरह की बंदे की हो जाती है नाक। ये देखें इस बंदे की नाक, देखें इस बंदे की नाक, देखें इससे आपको समझ आती है कि इसमें ना बायलेटरल एथमोइडल पॉलीपाई हैं। और ज़्यादातर ये जो हमारे पास ज़्यादा एज वाले लोग होते हैं ना, जैसे ये बूढ़ा बाबा आपको नज़र आ रहा है, इसकी दो पूरी नाक ऐसे स्वेल हुई हुई है पूरी, ऐसे लग रहा है सही मतलब भरी हुई है। इसका मतलब दोनों साइड्स पे बायलेटरल मल्टीपल पॉलिप्स बने हुए हैं। ठीक है, तो एज आपने याद रखनी है कि जो हमारी एंट्रोकोइनल थे वो बचपन में ज़्यादा होते थे एलर्जी वगैरह की वजह से। ये हमारे बूढ़े बाबों में भी होती है और ये ज़्यादातर बूढ़े लोगों में होती है एथमोइडल वाले, ये जो हमारे पे बायलेटरल होते हैं। और इसलिए ना ये बूढ़े बाबों में ये कैंसर कैंसर के साथ हम इसको कर सकते हैं कि हमने ये भी डिटेक्ट करना होता है कि कहीं इनको कैंसर तो नहीं है इस तरह की नाक देख के, तो हमने बायोप्सी भी करवानी होती है। मैं इसकी डायग्नोसिस में आपको बताऊँगी। ठीक है, अच्छा, अब इसकी कॉजेज़ जो है ना, ये इसकी ईटियोलॉजी आपकी बुक में लिखी हुई है, ये यूक्यू है आपका कि क्या-क्या कॉजेज़ हो सकती हैं आपके जो है एथमोइडल पॉलिप्स की। तो इसमें जो आपकी बुक में डिटेल लिखी हुई है ना हर चीज़ की, वो आपने नहीं करनी, आपने सिर्फ हेडिंग्स करनी है कि इसकी क्या-क्या कॉजेज़ हो सकती हैं। ठीक है, अब जितनी भी आपकी ये वाली जो कॉजेज़ हैं इनके जस्ट आपने नाम याद कर लेने अच्छे से। क्रोनिक साइनोसाइटिस है किसी पेशेंट को, कार्टेगनर सिंड्रोम है, इसमें आपकी जो सीलिया होते हैं उनकी एब्नॉर्मेलिटी होती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी आपकी सीलिया का और वो जो सारा फ्लूइड बैलेंस होता है उसके प्रॉब्लम होता है। एस्थमा के लोगों में एस्पाइरिन टॉलरेंस है, एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस की वजह से ये बन सकते हैं, या चर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम है या मास्टोसाइटोसिस। ये सारे हमारे पास जो है कॉजेज़ हैं, ये आपने याद कर लेने हैं। और ये आपका यूक्यू है कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ द बायलेटरल एथमोइडल पॉलीपॉय। ठीक हो गया। उसके बाद आपकी बुक में इसकी पैथोलॉजी लिखी हुई है, पैथोलॉजी इसकी वही है, सेम है। मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास एडिमा हो जाता है, हमारी जो नेज़ल म्यूकोसा होती है और साइनसेस होते हैं, उनको जब एडिमा हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि पॉलिप्स बनना शुरू हो जाते हैं। वो पहले सिसाइल होते हैं और होता क्या है कि ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी उनको नीचे पुल करी होती है, या कोई बंदा एकदम से छींक मारता है, स्नीज़ करता है, तो वो जो सिसाइल पॉलिप्स होते हैं ना पहले, तो वो जब छींक होती है ना, या फिर हमारे पास ग्रेविटी की वजह से वो नीचे ऐसे लटक जाते हैं, फिर उनकी स्टॉक बन जाती है, ऊपर डंकलेटेड हो जाते हैं। तो शुरू में वो हमारे पास जो है वो सिसाइल होते हैं, लेकिन बाद में जब बहुत ज़्यादा स्नीजिंग हो या ग्रेविटी की पुल की वजह से क्या होता है वो पेडंकलेटेड हो जाते हैं, ऐसे पेडंकल्स बन जाते हैं उनके। ठीक हो गया। अब इसकी पैथोलॉजी क्या होती है कि जो हमारे नेज़ल पॉलिप्स होते हैं ना, ये पहले ना सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम के बने होते हैं। ठीक है, ये कोलमनर एपिथेलियम के पहले ना इसके ऊपर सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम होती है। लेकिन क्या होता है कि जब हमारे एटमॉस्फेरिक बहुत ज़्यादा पैथोजेंस या इस तरह की स्मोक वगैरह और डस्ट वगैरह हमारी नाक के अंदर जाती है ना,
तो उनमें मेटाप्लेजिया शुरू हो जाता है और वो ट्रांजिशनल और स्क्वेमस हो जाते हैं। पहले जो हमारे पास कोलमनर और उनके ऊपर इस तरह से सीलिया थे, अब वो हमारे पास स्क्वेमस और ट्रांजिशनल टाइप के होना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास वहाँ पे जो है ना सब म्यूकोसा के अंदर जो है बड़ी बड़ी स्पेसेस बन जाती हैं, सीरस फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। ठीक हो गया। और वहाँ पे हमारे इओसिनोफिल्स और राउंड सेल्स भी आ जाते हैं। तो ये इट इज़ अ साइन ऑफ, ये जो इओसिनोफिल्स होते हैं वो कहाँ आते हैं, एलर्जी के केस में होते हैं। ठीक है। और राउंड सेल्स भी जमा हो जाते हैं। तो इसकी पैथोलॉजी है जिसकी वजह से ये जो पॉलिप्स होते हैं इस तरह के हमारे पास मल्टीपल और बायलेटरल बनना शुरू हो जाते हैं। अब इनकी जो साइट्स है ना वो भी आपका यूक्यू है कि हमारे जो इथमॉइडल पॉलिप्स होते हैं उनकी साइट्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा पार्ट है। ये हमारी नोज़ का जो है ना कॉर्नल सेक्शन है, मतलब कि आपकी नोज़ है, आपने इसको जो है ना कैसे काटा, ऐसे करके ना काटा। ठीक है। और ये आपका कॉर्नल सेक्शन हो जाता है। ठीक है। ऐसा काटा आपने। ठीक है, ऐसे करके काटा। ठीक है? मतलब सामने से ना आपने ऐसे उसको काटा और ये फिर सामने वाला व्यू आ रहा है। मुझे समझाना नहीं आ रहा, लेकिन कॉर्नल व्यू आपको पता होना चाहिए क्या है, इस लेवल पे तो पता ही होना चाहिए। अच्छा, तो ये आपकी जो है वो ऑर्बिट है। ठीक है, ये आई है आपकी और ये आपका नोज़ का सारा पोर्शन है। ठीक है। और ये इर्द गिर्द ऑब्वियसली आपके मैक्सिलरी साइनस चीक्स वाला पोर्शन है। अब तो आपको समझ आ गई होगी मैं कौन से कॉर्नल सेक्शन की बात कर रही हूँ। अच्छा, उसके बाद जो आपको पता होना चाहिए कि ये आपके एथमॉइड साइनसेस हैं, यहाँ पे करके ये ऊपर आपके फ्रंटल साइनसेस होंगे। जो एथमॉइड साइनस होता है ना उसके नीचे एथमॉइडल बुल्ला होता है। ठीक है, ये एथमॉइडल बुल्ला है। उसके बाद एथमॉइडल बुल्ला के नीचे ये हाइड्रस सेमिलोनेरिस होता है, ये हमारे पास इस तरह करके चांद की शक्ल में होता है। और फिर आपका जो है यहाँ पे करके होता है अनसेनेट प्रोसेस। ठीक है, ये अनसेनेट प्रोसेस है। इसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए वो है हमारे मेटिसिस। ठीक है, और टर्बिनेट्स। तो हमारे पास जो है ना 3 तरह के मेटिस होते हैं, 3 तरह के टर्बिनेट्स होंगे। तो जो हमारे पास जो कॉन्के होंगे और मेटिस होंगे उनका तो आपको पता है ना। तो सबसे पहले वी हैव द सुपीरियर कॉन्का होता है और फिर हमारे पास सुपीरियर उसका मेटिस होता है। फिर ये आपके पास जो है दिखाया हुआ है मिडल मेटिस दिखाया हुआ है और ये आपके पास मिडल कॉर्ना दिखाया होगा। और उसके बाद ये इन्फीरियर टर्बिनेट है और इसके नीचे जो है वो ये वाला। ठीक है, ये मीडियल टर्बिनेट है और ये मीडियल मेटिस है। ये जो आपको बोनी पार्ट नज़र आ रहा है ना ये वाला, ये मिडल कॉन्का है, मतलब मिडल टर्बिनेट है। और इसके नीचे वाला जो ये वाला हिस्सा होगा ना ये उसका मेटिस होगा। ठीक है। इसी तरह ये इन्फीरियर टर्बिनेट है तो ये इसका इन्फीरियर मेटिस होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है। उसके बाद ये नेज़ल सेप्टम आपको दिखाया हुआ है। अब सारी एनाटमी रिवाइज करूँगी तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, लेकिन आपको इसकी एनाटमी का पता होना चाहिए। अब मैक्सिलरी साइनस है, ये इसकी ऑस्टियम है। ऑस्टियम में ये जो है ये वाला पार्ट है और ये इन्फंडिबुलम है। बात करने की ये है कि जो हमारे एथमॉइडल ये जो एथमॉइडल हमारे पॉलिप्स बनते हैं ना, इनके कॉमन लोकेशंस क्या होते हैं वो आपने याद कर लेने हैं। कौन कौन सी होती हैं? मिडल मेटिस होता है, मिडल मेटिस होता है ये वाला रीजन, यहाँ पे बन सकते हैं पॉलिप्स। ठीक है। और इसके अलावा ये वाला यहाँ पे पॉलिप्स बन सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो है कहाँ पे बनता है? मिडल टर्मिनेट। ठीक है, मिडल टर्बिनेट जो है ये मिडल कॉन्का, इसके ऊपर यहाँ पे बन सकते हैं पॉलिप्स। ठीक है। और कहाँ बन सकते हैं? बुल्ला एथमॉइडलिस, मैंने बताया था ना ये एथमॉइडल बुल्ला, यहाँ पे पॉलिप्स बन सकते हैं। इसके अलावा कहाँ बन सकते हैं? हमारे अनसिनेट प्रोसेस, ये वाला अनसिनेट प्रोसेस यहाँ पे बन सकते हैं। और इसके अलावा कहाँ बनते हैं? हमारे ऑस्टियो ऑफ द साइनसेस, मतलब साइनसेस जो ऑस्टिया होते हैं ना, मैंने बताया था जहाँ से वो ओपनिंग होती है उनकी लेटरल वॉल ऑफ द नोज़ में, उनको ऑस्टिया कहते हैं। लाइक ये हमारे मैक्सिलरी साइनस का ऑस्टिया है जो नोस्ट्रल के अंदर ओपन हो रहा होता है। तो ये 5 लोकेशंस आपने याद रखनी है। ये आपके यूक्यू है कि कहाँ पे हमारे जो है होते हैं बायलेटरल एथमॉइडल पॉलीपॉय, कहाँ कहाँ होते हैं आपके मिडल मेटिस में, मिडल टर्बिनेट में, ऑस्टियो ऑफ द साइनसेस में, अनसिनेट प्रोसेस में और एथमॉइडल बुल्ला। याद हो गया? याद कर लेना है। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे? पेशेंट क्या सिम्टम्स लेके आएगा? ऑब्वियसली ये जो है मोस्टली आपके अडल्ट्स में होते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि अडल्ट्स आपके पास आएंगे। उसके बाद क्या होगा? नेज़ल स्टफीनेस होगी, टोटल नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। मतलब कि पूरी नाक, बंदा देखो इन्होंने मुंह नहीं खोला हुआ, लग रहा मुंह खोला हुआ है, इन्होंने मुंह से सांस ले रहे हैं ये लोग, क्योंकि उनकी पूरी नाक ही बंद हो गई हुई है। अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि लॉस ऑफ स्मेल हो जाती है, क्योंकि देखिए ऊपर हमारा पता है वो ऊपर छत होती है जो हमारी नोज़ की रूफ होती है, वहाँ पे ओल्फैक्टरी सारा काम होता है सूंघने का। तो यहाँ पे उनकी स्मेल भी लॉस हो जाती है क्योंकि ऊपर वाला एरिया भी इन्वॉल्व हो जाता है। उसके बाद अगर तो साइनोसाइटिस हुआ हुआ है, जो कि होता ही है, इसमें हमारे साइनसेस इन्वॉल्व हुए होते हैं, तो पेशेंट को जो है वो हेडेक भी होती है, स्नीजिंग बहुत ज़्यादा होती है, वाटरी डिस्चार्ज होती है एलर्जी की वजह से। ठीक है। और मैस प्रोट्यूड कर रहा होता है फ्रॉम द नॉस्ट्रल। ठीक है।
ये सारे जो है हमारे पास इसके साइंस होते हैं। और आप इसको इन इन मतलब इन फेसेस को देखें तो आप वैसे भी बता सकते हो। एडल्ट्स में कॉमन होता है, पूरी नाक बंद हो जाती है, साइनसेस जब इन्वॉल्व होते हैं तो उसकी वजह से हेडेक हो रही होती है पेशेंट को, स्टफीनेस होती है, स्नीजिंग हो रही होती है, बहुत ज़्यादा वाटरी डिस्चार्ज निकल रहा होता है, लॉस ऑफ स्मेल हो जाती है और मैस जो है वो बाहर आ रहा होता है नॉस्ट्रल्स के अंदर से, नेज़ल डिस्चार्ज हो रहा होगा पेशेंट को। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि साइंस पेशेंट के क्या होंगे। सिम्टम्स हमने देख लिए कि वो कैसे आता है आपके। इसमें हम क्या कर रहे हैं, नाक को कहाँ से देख रहे हैं, इंटीरियर राइनोस्कोपी कर रहे हैं या पोस्टीरियर कर रहे हैं, इंटीरियर राइनोस्कोपी कर रहे हैं। ठीक है, नाक को बाहर से देख रहे हैं। तो इंटीरियर राइनोस्कोपी में आपको कैसे नज़र आ रहे हैं ये मैसेज, एक नज़र आ रहा है कि ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, मल्टीपल नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल नज़र आ रहे हैं तो मल्टीपल, ऑफन मल्टीपल एंड बायलेटरल, एक तो हो गया। उसके बाद क्या है कि हमारे पास ये जो है आपको किस कलर के नज़र आ रहे हैं, पेल नज़र आ रहे हैं, मतलब इनका रंग उड़ा हुआ लग रहा है, ऑफन पेल इन कलर। अच्छा, मैसेज मल्टीपल नज़र आ रहे हैं ना तो ग्रेप लाइक होंगे, ये ग्रेप लाइक इनका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ग्रेप लाइक मैसेज होते हैं। स्मूथ नज़र आ रहे हैं या हार्ड नज़र आ रहे हैं, स्मूथ हैं। ठीक है, स्मूथ हैं, हार्ड नहीं नज़र आ रहे, चमकदार है, थोड़े से चमके चमकी आ रही है ऊपर, तो ग्लिसनिंग है। ठीक है, और जब इनको टच करते हैं तो ब्लीडिंग नहीं होती। तो ये इनके जो हैं आम से साइंस हैं। अच्छा, उसके बाद इसकी लॉन्ग स्टैंडिंग केस में मैंने आपको बताया कि ब्रॉडनिंग ऑफ द नोज़ हो जाती है, और मैंने उनके भी आपको फीचर्स दिखाए हैं कैसे उनके नाक फैले होते हैं। ब्रॉडनिंग ऑफ द नोज़ हो जाती है और इंटरकैंथर डिस्टेंस होता है वो हमारे पास इंक्रीज़ कर जाता है। तो वो जो आँखों के जो कैंथस होते हैं ना, मीडियल कैंथा है, उनका एक दूसरे से डिफरेंस भी इंक्रीज़ हुआ होता है क्योंकि नाक कितनी मोटी हुई होती है, आपने देखी थी अभी। ठीक है, और ये जो है नॉस्ट्रल से प्रोट्रूड आउट किए होते हैं और ये हमें जो है पेल नज़र आते हैं लेकिन पिंक एंड वास्कुलर होते हैं। ठीक है, ऐसे लग रहा होता है जैसे न्यूप्लाज़्म है। तो ये न्यूप्लाज़्म का आगे चीज़ वो जो मैंने आपको बताई थी, बूढ़े बाबों को हमने जो है बायोप्सी करवानी है ताकि हमें सस्पेक्ट अगर न्यूप्लाज़्म, क्योंकि ये न्यूप्लाज़्म लग रहा है ना हमें, तो क्या पता कि ये पॉलिप ना हो, आप जो कह रहे हैं कि पॉलिप है, तो ये न्यूप्लाज़्म की तरह लग रहे हैं, तो इस वजह से हमें उनकी बायोप्सी भी करवानी पड़ती है। तो न्यूप्लाज़्म की तरह लग रहे होते हैं और इसमें जो डिस्चार्ज होता है वो परलेंट होता है, बिकॉज़ इसमें एसोसिएटेड साइनसाइटिस होता है, लाजमी होता है। ठीक है, तो उसमें जो हमने देखा था एंट्रोपोइनल में, उसमें कौन सा डिस्चार्ज हो रहा था, म्यूकोइड था। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है, परलेंट डिस्चार्ज होता है अगर हमारे पास साइनसाइटिस इन्वॉल्व होता है। वैसे वाटरी भी होता है लेकिन अगर साइनोसाइटिस के साथ है तो परलेंट होगा। तो इसकी जो है हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे एथमोइडल पॉलिप्स की, हम करेंगे एंटीरियर राइनोस्कोपी और एंडोस्कोपी। इसमें हम पोस्टीरियर राइनोस्कोपी करेंगे नहीं करेंगे यार, मतलब कर लेंगे लेकिन उसमें मिलेगा कुछ नहीं क्योंकि इंट्रोकोइनल पॉलिप्स मिलता है हमें, वो गले में गया होता है, ये नहीं गले में जाता है। तो एंटीरियर एंडोस्कोपी करेंगे और नेज़ल एंडोस्कोपी करेंगे। ठीक हो गया। उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हम क्लिनिकली एग्जामिन कर लेंगे, इसी तरह हम देखेंगे बाहर से अंदर से सारा, तो हमें पता चल जाएगा। सीटी स्कैन करवा लेंगे, सीटी स्कैन हमने वो जो करवाया था ना उसमें, उसी तरह हम करवाएंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि बोनी इरोजन तो नहीं हुई, कोई न्यूप्लाज़्म तो नहीं है, या हम उसके मुताबिक सर्जरी प्लान कर लेंगे। और इसके अलावा मैंने आपको बताया जो बूढ़े लोग होते हैं अबव 40 ईयर्स, उनमें हमने हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन मस्ट करनी होती है। ठीक है, ताकि हमें जो है वो पता चल सके कि क्योंकि हमारे बूढ़े लोगों में वैसे न्यूप्लाज़म्स बहुत कॉमन होते हैं, सो वी हैव टू परफॉर्म द हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन टू रूल आउट द न्यूप्लाज़्म। ठीक, इनकी ट्रीटमेंट बहुत ही ईजी है, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि इनकी ट्रीटमेंट में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होती है और सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है। कंजर्वेटिव में क्या होगा, पेशेंट को एलर्जी होती है ना, तो हम एंटी हिस्टामिन्स दे देते हैं ताकि एलर्जी कंट्रोल हो जाए। और इसके अलावा साथ में हम जो है स्टेरॉइड्स देख लेते हैं। स्टेरॉइड्स उन लोगों को देते हैं जो कि हमारे पास एंटी हिस्टामिन्स को टॉलरेट नहीं कर सकते, अदरवाइज एंटी हिस्टामिन्स जो होते हैं वो एलर्जी के लिए वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं, यू नो दैट। सर्जरी में जस्ट आपको इसके नेम्स आने चाहिए कि कौन कौन सी सर्जरीज होती हैं, जस्ट नेम्स आर इनफ। एंड यही आपने याद रखनी है कि हम जो है एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी करते हैं। ठीक है, एंडोस्कोप वही वाली जो हमने सेम थी जो हमने पहले की थी। बाकी पॉलिपेक्टमी करते हैं, मींस पॉलिप को रिमूव करते हैं। इंट्रानेजल एथमोइडेक्टमी करते हैं, मतलब कि नाक के बाहर, मतलब नाक के जो है अंदर से हम जाएंगे और एथमोइड साइनस तक और वहाँ से उसमें पॉलिप्स रिमूव करेंगे। एक्स्ट्रानेजल एथमोइडेक्टमी करेंगे, मतलब नाक के बाहर से जाएंगे और ट्रांस एंट्रल जाएंगे, मींस जो एंट्रम होगा
हमारे मैस्टोइड वाला वहाँ से हम जाके करेंगे, ठीक है। तो हमने जो है डिफ्रेंशिएट करना है। एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी इज सेम एज दैट ऑफ द एंट्रो, वो एंट्रल था और उसमें हमने एवर्जन प्रोसीजर किया था और क्या किया था, कार्डवेल लक ऑपरेशन किया था। लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास थोड़े डिफरेंट इसके ट्रीटमेंट है, तो इनके आपने जस्ट नाम याद रखने हैं, कोई इनकी जो है याद करने की ज़रूरत नहीं है इनकी डिटेल को। इनका डिफरेंस टेबल जो है वो आपकी बुक में लिखा हुआ है, दैट इज़ योर यूक्यू। मैंने आपको बता दिया एंट्रोइनल जो होते हैं ये हमारे पास, एंट्रोकोइनल जो होते हैं ये चिल्ड्रन में कॉमन होते हैं, एथमॉइड अडल्ट में कॉमन होते हैं। ये यूजली सिंगल होते हैं, ये मल्टीपल होते हैं, ये यूनिलेटरल होते हैं, ये बायलेटरल होते हैं। इनका ओरिजिन जो होता है एंट्रोकोइनल का, ये हमारे मैस्टोइड साइनस से निकलते हैं, ये एथमॉइडल साइनस से निकलते हैं। इनकी ग्रोथ पीछे की तरफ होती है, ये आगे की तरफ आते हैं एथमॉइडल वाले। इनकी साइज़ एंड शेप जो होती है वो इस तरह से होती है, इनको पढ़ लें। और ये हमारे पे ग्रेप लाइक होते हैं, ठीक हो गया। इनकी जो इनके पार्ट्स होते हैं ना डिफरेंट, हमने पढ़े थे कोइनल पार्ट और एंड दैट। उसके बाद जो रिकरेंस होती है वो हमारे पास इनकी कॉमन नहीं होती एंट्रोकोइनल की, जबकि एथमॉइडल की रिकरेंस कॉमन होती है। इसकी जो एंट्रोकोइनल की सर्जिकल ट्रीटमेंट ये हमारे पास अवेलेबल है वो ज़्यादा अच्छा होता है। एथमॉइडल पोलीपाई ये होता है कि स्टेरॉइड से जो है वो रिस्पॉन्ड कर देते हैं। बाकी जो इसकी लिखी हुई है ना बुक पे, सेम वही है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाई है। तो बुक से आपने देख लेना, दैट इज़ योर यूक्यू। अच्छा, ये हमारे पास है नेज़ल पॉलिप्स की इन्होंने डेफिनेशन पूछी हुई है जो मैंने आपको बताया था, और मैनेज आप कैसे करोगे रिकरेंट एंट्रोकोइनल पॉलिप के केस को, मैंने आपको बताया था कार्डवेल लक ऑपरेशन करते हो। अच्छा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपने बताया ना यूनिलेटरल और नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन का, ये जो आपकी बुक में टेबल बना हुआ है ना 32.1, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, ये बहुत ईजी है, आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। ये आपका यूक्यू है, आपने यहाँ पर लिख देना है वो वाला टेबल, ठीक है। तो ये वाला टेबल हो गया। उसके बाद 2 और क्वेश्चन उन्होंने पूछे हुए हैं कि यूनिलेटरल उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, एक साइड की है, ग्रेइश मैस नज़र आ रहा है अंदर हैंगिंग, तो ये एक ही है ना, पोस्टीरियर राइनोस्कोपी ऊपर से की हुई है, तो एंट्रोकोइनल में ही हम पोस्टीरियर राइनोस्कोपी करते हैं, ठीक है। तो मॉडल वाले में तो करते नहीं है, वो तो सामने से नज़र आ जाता है। तो ये वो वाला होगा, कंफर्म कैसे करोगे उसको आपने बताना है, एंडोस्कोपी वगैरह करोगे और मैनेज कैसे करोगे। अच्छा, नेज़ल पॉलिप्स क्या होते हैं, फिर डेफिनेशन पूछ लिया उन्होंने और डिफरेंसेस इन्होंने पूछ लिया, इनके दरमियान में मैंने आपको बताया कि टेबल वो आपने कर लेना है और फिर आपने ट्रीटमेंट लिखना है एंट्रोकोइनल रिकरेंट पॉलिप का। दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉलिप्स एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपने इसको अच्छे से कर लेना है। दैट्स इट अबाउट इट, थैंक यू।